नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रणधीर और आप सबका स्वागत है फिट्स एजुकेशन में। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है हो जनजाति, जिसे हम लोग एमसीक्यू और थ्योरी के रूप में देखेंगे। पहले हमारा थ्योरी रहता है, उसके बाद हम लोग एमसीक्यू देखते हैं। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और किसी भी तरीके का डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमसे प्रश्न पूछिएगा, मैं वहीं पे आपका उत्तर दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने आपको शुरू में बताया था कि झारखंड की जो 32 जनजातियाँ हैं उनमें से हम लोगों को केवल 6 से 8 जनजातियाँ पढ़नी होती हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं, है ना। जेएसएससी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ जी। मैं ऐसा कोई अंतर्यामी तो हूँ नहीं। जो प्रश्न बनते हैं, जिस जनजाति से प्रश्न बनते हैं उसके अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं आपको कि कौन कौन सा ऐसा इम्पोर्टेंट जनजाति है जहाँ से प्रश्न बनता है। तो शुरुआत के जो 4 हैं ना आपके, संथाल, है ना, उरांव, मुंडा और हो, ये 4 हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 मैंने कवर कर दिया है ना, अच्छे से डिटेल में कवर किया है। आपके जेएसएससी सीजीएल के लिए सफिशिएंट है ना। जेपीएससी के लिए तो मैं नहीं बोलूँगा कि सफिशिएंट है ना। जेपीएससी के पीटी के लिए सफिशिएंट है, मेंस के लिए सफिशिएंट नहीं है वो, तो आप उसको देख ले। अभी हम लोग पढ़ेंगे हो जनजाति, जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है, मैंने बताया अभी आपको। प्रजातीय दृष्टि से हो जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड श्रेणी में रखा जाता है। तो ज़्यादातर जो जनजाति हैं वो प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड में ही है। अभी तक हमने 4 पढ़ा है ना, तो 4 में से जो केवल उरांव जनजाति है वही केवल एक द्रविडियन श्रेणी में आती है। बाकी सारे तीनों जो है वो प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड में आती हैं। उरांव की जो भाषा है ना वो भी द्रविडियन ही में आती है, ठीक है। कोल्हान हो जनजाति का संकुल क्षेत्र है, यानी कि कोल्हान प्रमंडल जो हमारा है उसमें अभी ज़्यादातर जो आपका ये जनजाति हैं हो वहाँ मिलती हैं। हो जनजाति के लोग हो भाषा बोलते हैं, ठीक है। हो जनजाति द्वारा अपनी भाषा हेतु बारड चित्ती नामक लिपि का विकास किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इनका एक अपना खुद का लिपि है, जैसे हिंदी का देवनागरी लिपि होता है ना, जैसे हम लोग क ख ग घ लिखते हैं, ये देवनागरी लिपि होता है। तो उसी तरीके से आपका जो जनजाति भाषा है ना हो, उसमें इन लोगों का अपना लिपि है बारड चित्ती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी तक का। इस लिपि का आविष्कार लोको बेदरा ने किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस लिपि का आविष्कार लोको बेदरा द्वारा किया गया था। हो जनजाति के ग्राम पंचायत की बैठक अखड़ा में होती है। अभी आपको हम बताए थे पहले ही कि 3 जगह आपको याद रखना है, 3 नाम याद रखना है, अखरा, सरना और शासन। ये हर एक जनजाति में आएंगे। अखड़ा इनका वह स्थान होता है जहाँ पे युवक युवतियाँ नाच गाना करती हैं, कोई अगर आयोजन होता है, कोई प्रोग्राम होता है तो वहाँ पे। सरना इनका धार्मिक स्थल होता है और शासन इनके पूर्वजों की जहाँ पे आत्मा निवास करती है, या फिर ये अपने जो अंतिम संस्कार की जो क्रिया होती है वो इस जगह पे किया जाता है। तो इनका जो अखड़ा है वो पंचायत है। हाँ, अखड़ा में हम लोग पंचायत वगैरह भी मीटिंग करते हैं, कोई किसी तरीके का अगर कोई डिसीजन लेना हो, है ना, समाज से या गांव को लेके, तो अखड़ा में सारी मीटिंग्स होती हैं। हो जनजाति के लोग अखड़ा को स्टे तुरतुड कहते हैं। तो इन लोग को, इनके यहाँ अखड़ा का एक नाम ही अलग है ना। यहाँ पे अखड़ा लिखा हुआ है तो इसे कंफ्यूज नहीं होना है। अखड़ा हो अखड़ा हो एक ही बात है, वो अलग अलग बुक में अलग अलग आपको मिलेगा, एक ही बात है। तो अखड़ा को स्टे तुरतुड कहते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको पॉइंट याद रखना है। मानकी मुंडा प्रशासन हो जनजाति की पारंपरिक जातीय शासन प्रणाली है। तो अभी हम लोग शासन व्यवस्था नहीं देखे हैं कि इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था, अभी हम लोग केवल जनजाति के बारे में पढ़ रहे हैं ना। अभी शासन व्यवस्था हम लोग कहाँ देखे हैं। शासन व्यवस्था जब पढ़ेंगे तो वहाँ आपको हम बताएंगे कि हो जो जनजाति है उसमें मुंडा मानकी प्रशासन व्यवस्था चलता था। अब ये क्या होता है इसको हम लोग देखेंगे डिटेल में अगले टॉपिक में, ठीक है, जब हम लोग शासन व्यवस्था पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए आप याद रखिए कि मानकी मुंडा प्रशासन हो जनजाति की पारंपरिक जातीय शासन प्रणाली है। हो जनजाति के ग्राम पंचायत को पीड़ नाम से जाना जाता है। तो इनके जो ग्राम पंचायत होते हैं ये भी हम लोग पढ़ेंगे वहीं पे, बट अभी यहाँ पे खाली याद रख सकते हैं तो रख लीजिए, वरना कोई दिक्कत नहीं है ना, वहाँ तो हम पढ़ेंगे ही। तो ग्राम पंचायत को पीड़ नाम से जाना जाता है। कोल्हान में गाँवों को 26 पीड़ में बांटा गया है। अब कोल्हान प्रमंडल जो है हमारा उस समय का, उसमें जो गांव थे उनको 26 पीड़ में बांटा गया था, यानी कि 26 पंचायतों में बांटा गया था। और एक पंचायत में आपके 3 से 4 गांव भी आ सकते हैं, ठीक है। पीड़ का प्रधान मानकी होता है।
तो यहाँ पे थोड़ा सा शासन व्यवस्था के बारे में हल्का फुल्का जानकारी आपको दिया गया है। हालांकि अलग से जब पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आप याद रख पाते हैं तो याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आगे देख लेंगे इसको। तो पीड़ का जो प्रधान होता है, यानी कि जो पंचायत का प्रधान होता है, उसे मानकी कहा जाता है। इसलिए मैंने बताया था ना कि इनकी शासन व्यवस्था को मुंडा मानकी शासन व्यवस्था बोलते हैं। हो गांव का प्रधान मुंडा होता है, हो गांव का प्रधान मुंडा होता है, और बहुत सारे गांव को मिला के बनता है पीड़। पीड़ माने पंचायत। मुंडा का सहायक डाकुआ होता है, मुंडा का एक सहयोगी होता है जिसे डाकुआ कहते हैं। हो जनजाति की जीविका का मुख्य साधन खेती है। हो जनजाति के भूमि को 3 श्रेणियां हैं, बेड़ो, वादी, गोड़ा भूमि। ये आप छोड़ सकते हैं, है ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब याद करने की आवश्यकता नहीं है आपको। हो जनजाति की मुख्य फसल धान है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है यहाँ से। इली हो जनजाति का प्रिय पवित्र पेय है। तो इली एक तरीके का पेय पदार्थ है जो कि इनका प्रिय पेय पदार्थ है ना। प्रिय मतलब कि सबसे बढ़िया या फिर कह सकते हैं सबसे प्यारा जो पदार्थ है इनका, वो है इली। इली क्या होता है? तो इली हम लोग जो हड़िया बोलते हैं उसी को इन लोग अपने लैंग्वेज में इली बोलते हैं। हो परिवार पितृस्तात्मक एवं पितृवंशीय होता है ना। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पितृस्तात्मक क्या होता है। तो अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो पहले वाले वीडियो के देख लीजिए, वहाँ पर मैंने जब जनजाति के बारे में पढ़ाया है, सब कुछ बताया है शुरुआत से ही, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से आप लोग देखिएगा तो बेटर समझ में आएगा। और अगर ये पहला वीडियो आपका है तो कोई बात नहीं है, इसके बाद आप वो वीडियो देखिएगा, अच्छे से समझ आपको आ जाएगा। हो परिवार का पिता परिवार का मुखिया व कर्ता धर्ता होता है। तो देखिए यहाँ पे लिख ही दिया है, अगर पितृस्तात्मक कहा जाता है तो इसका मतलब होता है कि जो पिता होते हैं वही घर के मुखिया होते हैं, कर्ता धर्ता वही होते हैं, ठीक है। हो परिवार की गिनती चूल्हों की संख्या से होती है। मतलब कि अगर जैसे यहाँ पे मान के चलिए कि 4 लोगों का एक परिवार है और एक 3 लोगों का परिवार है, और यहाँ पे एक चूल्हा है, और जो इस चूल्हे से इन चारों परिवार के लिए खाना बनता है, और यहाँ पे भी एक चूल्हा है, इस चूल्हे से इन 3 लोगों के लिए खाना बनता है। तो इसको हम एक काउंट करेंगे, ठीक है। ये एक परिवार हो गया और ये एक परिवार हो गया। तो मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जितने चूल्हे घर में जितने चूल्हे जलेंगे उतने परिवार काउंट होंगे। सपोज कीजिए कि 4 लोग हैं, चारों का अपना अलग अलग खाना बन रहा है, तो ये 4 परिवार काउंट हो जाएंगे, ठीक है। हो जनजाति में महिलाओं को हल व तीर धनुष चलाना, छूना एवं वाद्य यंत्रों को स्पर्श करना निषेध है, प्रतिबंधित है। महिलाएं ये सब चीज़ें नहीं छू सकती हैं। धनुष हो गया, तीर छूना या वाद्य यंत्र म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, ये सब छूना निषेध का मतलब प्रतिबंधित है। हाथों को हो जनजाति लोग राजनीतिक इकाई मानते हैं, है ना। ये भी हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना है, बस एक बार सुनते जाइए। अगर आपके दिमाग में ये रहेगा तो आगे चल के जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे रिकॉल कर लीजिएगा। रिजले ने हो जनजाति को 46 गोत्रों में बांटा है, यानी कि एक रिजले इतिहासकार थे, वो बताते थे कि जो हो जनजाति है उनके 46 गोत्र हैं, ठीक है। गोत्र सब में होता है ना, हिंदू रिलीजन में भी होते हैं, मुस्लिम्स में आई थिंक होते हैं। तो उसी तरीके से जनजातियों के भी बहुत सारे गोत्र हैं। तो हो जनजाति में कुल 46 गोत्र हैं। हो जनजाति के लोग पिता के लिए अप्पू शब्द का प्रयोग करते हैं, तो पिता को ये लोग अप्पू कह के बुलाते हैं। हो जनजाति में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप आंधी विवाह है। तो जैसे हमने संताल में देखा था, है ना, किरिंग बापला जो था वहाँ का सर्वाधिक प्रचलित विवाह था, ठीक है। तो वैसे ही हो जनजाति का सबसे प्रचलित विवाह आदि विवाह है। गैर जनजातियों के साथ विवाह को दिकू आदि कहा जाता है। तो दिकू से ही आपको समझ जाना है, दिकू का मतलब ही होता है कि गैर आदिवासी या गैर कोई पराया। तो परायों के साथ अगर आप शादी कीजिएगा तो उसे दिकू आंधी कहा जाता है। आंधी का मतलब हो जनजाति में, हो भाषा में विवाह होता है, आंधी विवाह। ओपर तिपी विवाह मैरिज बाई कैप्चर के नाम से भी जाना जाता है। ओपर तिपी का मतलब होता है कि आप जो महिला है या फिर जो लड़की है आप उसे कैप्चर कर लिए हैं, मतलब कि आप उसे भगा के या फिर किडनैपिंग करके आप उससे विवाह कर लिए हैं, तो उसे ओपर तिपी विवाह कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में मैरिज बाई कैप्चर नाम से जाना जाता है। लड़का लड़की की मर्जी से संपन्न विवाह राजी खुशी कहलाता है। तो ये तो नाम से पता चल रहा है कि दोनों अगर राजी हैं और खुश हैं तो विवाह कर सकते हैं। हो जनजाति में क्रय विवाह को आंधी कहा जाता है, इसको आप छोड़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। आंधी और ओपर तिपी विवाह को हो जनजाति से संबंधित है। तो ये दोनों जो विवाह का एक रूप है, विवाह का एक प्रचलन है, वो हो जनजाति से ही संबंधित है, अभी हमने ऊपर देखा है। हो जनजाति के देवता बोंगा कहते हैं। हो जनजाति के जो लोग हैं
वो अपने देवता को बोंगा कहते हैं। तो सिंह बोंगा अगर आपने पढ़ा होगा तो याद आ रहा होगा सिंह बोंगा। सिंह बोंगा जो है वो संथालों के प्रमुख देवता हैं। तो इनके भी जो इस पर प्रमुख देवता रहेंगे वो सिंह बोंगा ही रहेंगे, क्योंकि बोंगा का मतलब यहाँ पे भी इन लोग भगवान को क्या कह रहे हैं, बोंगा कह रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, हो जनजाति का सबसे बड़ा देवता सिंह बोंगा है। तो ये संथालों के भी प्रमुख देवता हैं और हो जनजाति के भी हैं। उरांव का अगर आपसे पूछे तो उरांव का क्या बताइएगा, उरांव का हो जाएगा आपका धर्मेश, है ना, उनका धर्मेश सबसे सर्वोच्च देवता है। हो जनजाति में ग्राम देवता को पाहुई बोंगा कहा जाता है। ग्राम देवता देखिए ये सब जो है इंपॉर्टेंट है, ग्राम देवता, कुल देवता, पहाड़ देवता, जल देवता, है ना, ये सब इंपॉर्टेंट है। ये पहले भी हम बताएं आपको कि वहाँ से आपको याद कर लेना है, इसमें कोई कोताही मत बरतिएगा, यहीं से प्रश्न जो है बन जाएगा, फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। तो ये सब याद रखना है। तो ग्राम देवता जो है हो में, उसको पाहुई बोंगा कहा जाता है। हो जनजाति में वर्षा का देवता देसावली को माना जाता है। तो देसावली जो है वर्षा देवता को कहा जाता है हो जनजाति में। हो समाज में धार्मिक अनुष्ठान का कार्य देवरी द्वारा संपन्न किया जाता है। जो भी धार्मिक अनुष्ठान होंगे वो देवरी नामक जो व्यक्ति होगा वो किया जाएगा, मतलब जो व्यक्ति करेगा उसको हम लोग देवरी बोलेंगे। हो समाज में घातक देवताओं को पूजा देवोवा करता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं। हो जनजाति के पर्व कृषि से जुड़े होते हैं। ये तो पता है कि कृषि ज़्यादातर जो है जनजातीय लोग कृषि ही करते थे। हो जनजाति के बाह्य पर्व यानी कि बीजारोपण में पूरा गांव शामिल होता है। हो जनजाति में जोमनामा नए अन्न खाने से संबंधित है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि पूछेंगे कि जोमनामा क्या है ना, या जोमनामा का संबंध किस जनजाति से है। तो जोमनामा मतलब होता है कि अन्न खाने से संबंधित है। ठीक है, नए नए जो अन्न पैदा होते हैं अगर उनको खाया जाता है तो उसे जोमनामा कहा जाता है। हो जनजाति के घरों के किनारे पर निर्मित पूर्वजों के पूजा स्थल आदिंग कहलाते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है कि इनके पूर्वजों के जो स्थल बने होते हैं घर के बाहर उन्हें आदिंग कहा जाता है। बोंग नृत्य हो जनजाति में प्रचलित है। तो बोंग एक प्रकार का नृत्य होता है जो हम लोग देखेंगे आगे लोक नाट्य वगैरह में। तो बोंग जनजाति में जो ये बोंग नृत्य है वो हो जनजाति में काफ़ी प्रचलित है। तो ये था हमारा कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी। अब हम लोग देखेंगे MCQ, लेकिन वो आएगा पार्ट 2 में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया हो। देखो बहुत कुछ यहाँ पे ऐसा होता है जो नहीं पढ़ना होता है, जो मैं बताता हूँ ना आपको, जो मैं बताता हूँ कि ये भाई ये नहीं पढ़ना है तो उसको मत पढ़िएगा जब तक आपको पहले वाले जो पॉइंट्स, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो याद नहीं हो जाते हैं, उसके बाद ही पढ़ना है आपको उसको। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया हो। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इसका पार्ट 2 में हम इसका MCQ डिस्कस करेंगे, जो कि इसके बाद ही आ जाएगा चैनल पे। ठीक है, तो आप जाके देख सकते हैं, सारे वीडियोज़ को चैनल पर पड़ा हुआ है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।